तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विस्टर्न नाम की इस सीरीज़ के बारे में, जिसका सेक्शन 3 अभी हाल ही के अंदर हमें देखने को मिला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके सेक्शन 3 के बारे में जितनी भी जानकारी, जितने एपिसोड हमें देखने को मिले हैं, सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन, डिटेल, फैक्ट, अपडेट, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों सेक्शन 3 के बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। ब्रिजर्टन एक अमेरिकी ऐतिहासिक रोमांस टेलीविजन श्रृंखला है जो नेटफ्लिक्स के लिए क्रिस वान ड्यूसेन द्वारा बनाई गई है। जूलिया क्विन की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित यह नेटफ्लिक्स के लिए शोंडालैंड का पहला स्क्रिप्टेड शो है। यह एक काल्पनिक परिवार के इर्दगिर्द घूमती है और 1800 के दशक की शुरुआत में सामाजिक मौसम के दौरान लंदन के रीजेंसी युग की प्रतिस्पर्धी दुनिया में स्थापित है, जहां युवा विवाह योग्य कुलीनता और सज्जनता को समाज में पेश किया जाता है। पहला सीजन 25 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। दूसरे सीजन का प्रीमियर 25 मार्च 2022 को हुआ। सीरीज को अप्रैल 2021 में तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 1 मई 2023 में क्वीन चार्लोट ए ब्रिजर्टन स्टोरी रिलीज हुई। क्वीन चार्लोट पर केंद्रित एक स्पिन ऑफ श्रृंखला। तीसरे सीजन का प्रीमियर 2 भागों में होगा। पहला प्रीमियर 16 मई 2024 को हुआ और उसके बाद दूसरा 13 जून 2024 को होगा। 2 शो के दूसरे सीजन ने एक रिकॉर्ड बनाया और एंटरटेनमेंट वीकली के अनुसार ब्रिजर्टन को एक फ्रेंचाइजी के रूप में स्थापित किया। 3 ब्रिजर्टन को इसके निर्देशन, अभिनेता प्रदर्शन, निर्माण और सेट डिजाइन के लिए सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया। इसने 2 प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स, एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट गिल्ड अवार्ड्स जीते और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में नामांकन जीता। सैटेलाइट पुरस्कार और NAACP छवि पुरस्कार। क्रिस बोवर्स के संगीत स्कोर ने विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक के लिए ग्रैमी अवार्ड नामांकन अर्जित किया। परिसर रीजेंसी युग की पृष्ठभूमि पर आधारित कुलीन और शक्तिशाली ब्रिजर्टन परिवार के 8 घनिष्ठ भाई बहन एंथोनी, बेनेडिक्ट, कॉलिन, डैफ्ने, एलोइस, फ्रांसेस्का, ग्रेगरी और हाइसिंथ प्यार की तलाश में लंदन के उच्च समाज में घूमते हैं, घिरे हुए हैं मित्रों और प्रतिद्वंद्वियों द्वारा समान रूप से। ब्रिजर्टन वंशवृक्ष। एडमंड 8वां विस्काउंट ब्रिजर्टन वायलेट, डाउजर विस्काउंटेस ब्रिजर्टन, एंथोनी 9वें विस्काउंट ब्रिजर्टन, बेनेडिक्ट, कॉलिन, डैफ्नी, एलोइस, फ्रांसिस्का, ग्रेगरी, हेचिंथ। कलाकार और पात्र। मुख्य लेख, ब्रिजर्टन पात्रों की सूची। मुख्य जोनाथन बेली ने एंथोनी विस्काउंट ब्रिजर्टन की भूमिका निभाई है। निकोला कफलान ने पेनेलोप फेदरिंगटन की भूमिका निभाई है। एडजोआ एंडो ने लेडी डैम्बरी की भूमिका निभाई है। अगाथा के रूप में एडजोआ एंडो, लेडी डैम्बरी लंदन समाज की तेजतर्रार, अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रतिभावान महिला जो अपने चतुर तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है। जूली एंड्रयूज एक निंदनीय समाज समाचार पत्र की लेखिका लेडी व्हिसलडाउन की आवाज के रूप में। लोरेन एशबोर्न श्रीमती वर्ली फेदरिंगटन की हाउसकीपर और पोर्टिया की विश्वासपात्र के रूप में। एंथोनी के रूप में जोनाथन बेली 9वें विस्काउंट ब्रिजर्टन, ब्रिजर्टन के सबसे बड़े बेटे और परिवार के मुखिया, जिनकी शादी सीजन 2 की सहप्रमुख केट काउंटेस ब्रिजर्टन से हुई है। मरीना के रूप में रूबी बारकर, लेडी क्रेन, नी थॉम्पसन एक ग्रामीण कुलीन परिवार की फेदरिंगटन चचेरी बहन जो एक गुप्त गर्भावस्था रखती है। सीजन 1, अतिथि सीजन 2। सिएना रोसो एक ओपेरा गायिका और एंथनी के पूर्व प्रेमी के रूप में सबरीना बार्टलेट, सीजन 1। फिलिपा फिंच, नी फेदरिंगटन, मध्य फेदरिंगटन की बेटी के रूप में है हैरियट कैंस। बेसी कार्टर, प्रूडेंस फेदरिंगटन के रूप में फेदरिंगटन की सबसे बड़ी बेटी। पेनेलोप फेदरिंगटन के रूप में निकोला कफलान, फेदरिंगटन की सबसे छोटी बेटी और एलोइस की करीबी दोस्त। वह लेखिका लेडी व्हिसलडाउन है, जैसा कि सीजन 1 के समापन में बताया गया था। सीजन 3 के लिए सहप्रमुख। फोएबे डायनेवर डैफ्ने बैसेट, नी ब्रिजर्टन, डचेस ऑफ हेस्टिग्स 4, ब्रिजर्टन की चौथी संतान और सबसे बड़ी बेटी के रूप में। सीजन 1 से 2 के लिए सहप्रमुख। वायलेट के रूप में रूथ जेमेल, डोवेगर विस्काउंटेस ब्रिजर्टन, ब्रिजर्टन बच्चों की मां। हेसिंथ ब्रिजर्टन के रूप में फ्लोरेंस हंट, ब्रिजर्टन का 8वां और सबसे छोटा बच्चा। एलोइस ब्रिजर्टन के रूप में क्लाउडिया जेसी, ब्रिजर्टन की 5वीं संतान और दूसरी बेटी, जो एक उग्र नारीवादी है जो समाज और परंपरा का जमकर विरोध करती है। आर्चीबाल्ड के रूप में बेन मिलर, बैरन फेदरिंगटन,
फेदरिंगटन परिवार के मुखिया जो एक जोखिम भरा जुआरी है। सीजन 1 कॉलिन ब्रिजर्टन के रूप में ल्यूक न्यूटन, ब्रिजर्टन के तीसरे बेटे और सीजन 3 के सह प्रमुख। हेस्टिग्स के ड्यूक साइमन बेसेट के रूप में रेगेजीन पेज। 5 लंदन के सबसे योग्य कुंवारे लोगों में से एक जो सीजन 1 के सह प्रमुख डैफ्ने से शादी करता है। गोल्डा रोशुवेल रानी चार्लोट, यूनाइटेड किंगडम की रानी और किंग जॉर्ज III की पत्नी के रूप में। रूबी स्टोक्स सीजन 1 से 2 और हन्ना डोड सीजन 3 फ्रांसिस्का ब्रिजर्टन के रूप में, ब्रिजर्टन की छठी संतान और तीसरी बेटी जो एक शौकीन पियानो वादक है। बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन के रूप में ल्यूक थॉम्पसन, ब्रिजर्टन के दूसरे बेटे और एक कलाकार। विल टिलस्टन ग्रेगरी ब्रिजर्टन के रूप में, ब्रिजर्टन का 7वां बच्चा और सबसे छोटा बेटा। पोर्टिया के रूप में पोली वॉकर, डाउजर बैरोनेस फेदरिंगटन परिवार की कुलमाता। कथानी केट के रूप में सिमोन एशले, विस्काउंटेस ब्रिजर्टन। नी शर्मा एक स्पिनस्टर जो भारत से आई थी। सीजन 2 वर्तमान के लिए सह प्रमुख। चरित्र चंद्रन एडविना शर्मा के रूप में, केट की छोटी सौतेली बहन। सीजन 2 लेडी मैरी शर्मा, नी शेफील्ड, केट की सौतेली माँ और एडविना की माँ के रूप में शेली कॉन। सीजन 2 विल मोन्ड्रिच के रूप में मार्टिन सिम्हांगबे, सज्जनों के क्लब के मालिक, सेवानिवृत्त मुक्केबाज और ड्यूक ऑफ हेस्टिग्स के विश्वासपात्र। उनके बेटे को बाद में सीजन 3 में केंट का ड्यूक बनाया गया। सीजन 2 वर्तमान आवर्ती। सीजन 1 थियो शार्प के रूप में कैलम लिंच, लेडी व्हिसल्डाउन पेनेलोप द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग शॉप में एक प्रशिक्षु जो एलोइस से दोस्ती करती है। सीजन 2 जैक के रूप में रूपर्ट यंग, बैरन फेदरिंगटन परिवार का नया मुखिया। सीजन 2 जॉन स्टर्लिंग, किलमार्टिन के अर्ल, फ्रांसिस्का के प्रेमी के रूप में विक्टर एली। सीजन 3 लेडी अरामिंटा काउपर, क्रेसिरा की मां के रूप में जोआना बोबिन। सीजन 3 आवर्ती। सीजन 1 से 2 क्रेसिरा के पिता लॉर्ड काउपर के रूप में डोमिनिक कोलमैन। सीजन 3 आवर्ती। सीजन 2 लेडी डैम्बरी के भाई मार्कस एंडरसन के रूप में डैनियल फ्रांसिस। सीजन 3 क्रेसिरा काउपर के रूप में जेसिका मैडसेन, एक गपशप फैलाने वाली और डैफ्ने की प्रतिद्वंद्वी नवोदित कलाकार। सीजन 3 आवर्ती। सीजन 1 से 2 लेडी टिली अर्नोल्ड के रूप में हन्ना न्यू, बेनेडिक्ट की प्रेमिका। सीजन 3 आवर्ती। रोज नोलन के रूप में मॉली मैकग्लिन, डैफ्ने की वफादार नौकरानी और विश्वासपात्र। सीजन 1 जेफरीज बेसेट्स बटलर के रूप में जेसन बार्नेट। सीजन 1 ब्रिम्सले के रूप में ह्यूग सैक्स, रानी के गपशप फैलाने वाले सचिव और रानी के आदमी। जेराल्डिन एलेक्जेंडर श्रीमती विल्सन के रूप में, ब्रिजर्टन्स की हाउसकीपर। जेनेवीव डेलाक्रोइक्स के रूप में कैथरीन ड्राइसडेल, एक उच्च समाज की मॉडेस्ट और ड्रेसमेकर जो लेडी व्हिसल्डाउन पेनेलोप के साथ काम करती है। ब्रिजर्टन्स के बटलर हम्बोल्ट के रूप में साइमन लुडर्स। सर हेनरी ग्रानविले के रूप में जूलियन ओवेंडेन, एक कलाकार जो बेनेडिक्ट से दोस्ती करता है। सीजन 1 जॉन के रूप में ओली हिगिंसन, ब्रिजर्टन परिवार में एक फुटमैन जो अक्सर एलोइस के लिए काम करता है। एलिस मोन्ड्रिच, विल मोन्ड्रिच की पत्नी के रूप में एमा नाओमी। लेडी सीता मल्होत्रा के रूप में बनिता संधू, फ्रांसिस्का के साथ पहली बार साथी कलाकार। अतिथि जेमी बीमिश निगेल, बैरन बरब्रुक, डैफ्ने के प्रेमी के रूप में। सीजन 1 लेडी बरब्रुक, निगेल की मां के रूप में कैरोलिन क्वेंटिन। सीजन 1 रानी के पोते, प्रशिया के राजकुमार फ्रेडरिक के रूप में फ्रेडी स्ट्रोमा। सीजन 1 लेडी ट्रोब्रिज के रूप में एमी बेथेस, एक अर्ल की सुखवादी विधवा। सीजन 1 यूनाइटेड किंगडम के राजा, किंग जॉर्ज III के रूप में जेम्स फ्लीट। किटी लैंगहेम, एक जनरल की पत्नी के रूप में सेलीन बकेंस। सीजन 1 सर फिलिप क्रेन के रूप में क्रिस फुल्टन, मरीना के पति, एक बैरोनेट। सारा बेसेट, डचेस ऑफ हेस्टिग्स, साइमन की मां के रूप में डैफ्ने डी सिंटो। सीजन 1 ड्यूक ऑफ हेस्टिग्स, साइमन के पिता के रूप में रिचर्ड पेपल। सीजन 1 श्रीमती कोल्सन के रूप में पिप्पा हेवुड, हेस्टिग्स कंट्री एस्टेट में हाउसकीपर। सीजन 1 लॉर्ड शेफील्ड, लेडी मैरी के पिता और एडविना के दादा के रूप में एंथोनी हेड। सीजन 2 लेडी शेफील्ड, लेडी मैरी की मां और एडविना की दादी के रूप में शोबू कपूर। सीजन 2 रूपर्ट इवांस, एडमंड, 8वें विस्काउंट ब्रिजर्टन, ब्रिजर्टन बच्चों के पिता। सीजन 2 एपिसोड्स मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया। 1 8-25 दिसंबर 2020। 2 8-25 मार्च 2022। 3 6 8-4 16 मई 2024। 4 13 जून 2024।
सीजन 1, 2020। सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है, उसके लिए द ड्यूक एंड आई देखें। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज दिनांक 1-1 पहले पानी का हीरा, जूली एनी रॉबिन्सन, क्रिस वान डुसेन, 25 दिसंबर 2020। जैसे ही 1813 का सामाजिक सीजन शुरू होता है, रहस्यमयी लेडी व्हिसलडाउन द्वारा लिखी गई एक स्कैंडल शीट लंदन में प्रसारित होने लगती है। डैफ्ने ब्रिजर्टन ने समाज में पदार्पण किया और क्वीन चार्लोट ने अन्य नवोदित कलाकारों की तुलना में उनकी उच्च प्रशंसा की। इसमें 3 फेदरिंगटन बहनें शामिल हैं, जिन्हें बाद में पता चला कि उनकी दूर की चचेरी बहन मरीना थॉम्पसन सीजन के लिए उनके साथ रहेगी। डैफ्ने का बड़ा भाई एंथोनी विस्काउंट ब्रिजर्टन ग्रिनिथ लॉर्ड बरब्रुक को छोड़कर कई संभावित दावेदारों को भगा देता है और उसकी लोकप्रियता को मरीना द्वारा ग्रहण किए जाने का खतरा है, जिससे रानी और लेडी फेदरिंगटन परेशान हो जाती हैं। इस बीच हेस्टिक्स के नए ड्यूक और एंथनी के पुराने दोस्त साइमन बेसेट अपने पिता की मृत्यु पर लंदन लौट आए। उसकी पुरानी परिचित लेडी डैम्बरी उसे सीजन में शामिल होने के लिए मनाती है, जहां उसका सामना एंथोनी और डैफ्ने दोनों से होता है। अपनी मालकिन सिएना रोसो के साथ संबंध तोड़ने के बाद एंथोनी ने डाफ्ने को बरब्रुक से वादा किया, जिससे वह काफी भयभीत हो गई। लेडी फेदरिंगटन ने मरीना का सामना किया, यह अनुमान लगाते हुए कि वह गर्भवती है। बाद में एक कार्यक्रम से उसका पीछा करने के बाद बरब्रुक डैफ्ने पर आरोप लगाता है और वह आत्मरक्षा में उसे घूंसा मारती है। कुछ क्षण पहले पहुंचने पर साइमन ने उसे सुझाव दिया कि वे उसकी संभावनाओं को बढ़ाने और उसे अपने किसी से मुक्त करने के लिए अदालत में जाने का नाटक करें। डैफ्ने सहमत हो जाती है और नया जोड़ा तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। फ्लैशबैक से साइमन के दुखद बचपन का पता चलता है। प्रसव के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद साइमन के क्रूर पिता ने उसके हकलाने का पता चलने पर उसे अस्वीकार कर दिया। लेडी डैम्बरी उनकी सहायता के लिए आईं, उनकी शिक्षा की निगरानी की और उनके भाषण संबंधी मुद्दों को दूर करने में उनकी मदद की। अपने पिता की लापरवाही का बदला लेने के लिए साइमन ने उनकी मृत्युशैया पर उनसे प्रतिज्ञा की कि वह कभी कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं करेगा। वर्तमान में रानी लेडी व्हिसलडाउन के लेखन से और अधिक निराश हो गई है। पेनेलोप फेदरिंगटन ने एलोइस ब्रिजर्टन के साथ अपना भ्रम साझा किया कि एक बच्चे की कल्पना कैसे की जाती है। मरीना को लेडी फेदरिंगटन ने अपने कमरे तक ही सीमित रखा है, लेकिन पेनेलोप के साथ साझा करती है कि उसकी गर्भावस्था सर जॉर्ज क्रेन नामक एक व्यक्ति के प्यार के कारण हुई थी, जो स्पेन में लड़ रहा है। साइमन और डैफ्ने की चाल पूरी तरह से काम करती है, लेकिन एंथोनी साइमन द्वारा अपनी बहन का कथित पीछा करने से परेशान है। जब साइमन एंथोनी को बताता है कि लॉर्ड बरब्रुक ने डैफ्ने के साथ क्या करने की कोशिश की, तो एंथोनी ने लॉर्ड बरब्रुक के साथ अपना समझौता तोड़ दिया। हालांकि बरब्रुक एक विशेष विवाह लाइसेंस प्राप्त करता है और डैफ्ने के नाम को बर्बाद करने की धमकी देता है। लेडी ब्रिजर्टन हस्तक्षेप करती है और एक घोटाले का खुलासा करने के लिए लेडी व्हिसलडाउन को प्रभावित करने में सक्षम होती है, जो बरब्रुक को लंदन छोड़ने के लिए मजबूर करती है। 3-3 आर्ट ऑफ द स्वून, टॉम वेरिका, लीला कोहमिकियो, 25 दिसंबर 2020। साइमन के करीब आने पर डैफ्ने ने कई प्रस्ताव ठुकरा दिए। लेडी फेदरिंगटन मरीना के लिए एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह जॉर्ज से शब्द की प्रतीक्षा करने पर जोर देती है, यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि वह अभी भी लंदन समाज की सच्ची शासक है। रानी ने डैफ्ने को अपने भतीजे प्रशिया के सुंदर और दयालु राजकुमार फ्रेडरिक से मिलाने की योजना बनाई। लेडी डैम्बरी साइमन से कहती है कि उसे बेहतर मैच के लिए रास्ता बनाने के लिए डैफ्ने को प्रपोज करना होगा या अलग हटना होगा, और साइमन अनिच्छा से नकली प्रेमालाप को बंद कर देता है। बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन को एलोइस पर लेडी व्हिसलडाउन होने का संदेह है, लेकिन इसके बजाय उसे पता चलता है कि वे दोनों अपनी संभावनाओं से असंतुष्ट हैं। एंथोनी सिएना के साथ मेलमिलाप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। मरीना को जॉर्ज से एक पत्र मिला जिसमें उसने अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मरीना को पता नहीं चला कि यह पत्र लेडी फेदरिंगटन द्वारा जाली था। लेडी ब्रिजर्टन एंथोनी को अपने लिए मैच के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। साइमन ने लंदन जल्दी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि टूटे हुए दिल वाले डैफ्ने ने प्रिंस फ्रेडरिक का ध्यान आकर्षित किया। 4-4 समान का मामला, शेरे फोल्कसन, एबी मैकडोनाल्ड, 25 दिसंबर 2020। प्रिंस फ्रेडरिक डैफ्ने को महल में आमंत्रित करता है और उसे एक सुंदर हार उपहार में देता है। मरीना को जल्द से जल्द शादी करने के प्रयास में उत्तराधिकारियों की चाह रखने वाले पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं के सामने पेश किया जाता है। एलोइस लेडी व्हिसलडाउन की पहचान उजागर करने का संकल्प लेती है।
डैफ्ने प्रिंस फ्रेडरिक के साथ एक मुक्केबाजी मैच में भाग लेती है। मरीना को एक बुजुर्ग प्रेमी का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया जाता है और कॉलिन ब्रिजर्टन, जो उसके कई शुरुआती प्रशंसकों में से एक है, द्वारा उसे बचाया जाता है। प्रिंस फ्रेडरिक एक शानदार समारोह में प्रस्ताव देने की तैयारी करता है, लेकिन अनिर्णीत डैफ्ने बगीचे में भाग जाता है, जहां साइमन अलविदा कहने और माफी मांगने के लिए उसके पास आता है। अभिभूत और परेशान, डैफ्ने एक हेज भूल भुलिया में भाग जाता है। साइमन पीछा करता है और दोनों एक भावुक अचानक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन एंथोनी द्वारा खोजे जाते हैं। एंथोनी ने गुस्से में मांग की कि दोनों शादी कर लें, और जब साइमन ने इनकार कर दिया तो उसने उसे भोर में द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। पेनेलोप मरीना में कॉलिन की रुचि से निराश हो जाती है, क्योंकि वह कुछ समय से उससे गुप्त रूप से प्यार करती थी और यह अनजाने में उसे एलोइस के साथ लड़ने का कारण बनता है। एंथोनी ने खुद को समाज से मुक्त करने और सिएना के साथ रहने के लिए द्वंद्व का उपयोग करने की योजना बनाई है। लेडी फेदरिंगटन को अपने पति के जुए के कर्ज की सीमा का पता चलता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब तक वह उन्हें चुका नहीं सकता, उनकी बेटियां दहेज से वंचित रहेंगी और वे मरीना को समर्थन देना जारी रखने के लिए मजबूर होंगी। डैफ्ने को पता चलता है कि प्रिंस फ्रेडरिक के प्रतिद्वंदी क्रेसिडा काउपर ने बगीचे में जो कुछ हुआ और द्वंद्व को रोकने के लिए दौड़ देखी, उसने देखा। साइमन का दावा है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे बच्चे मुहैया नहीं करा सकता। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए डैफ्ने ने दृढ़ता से घोषणा की कि वे किसी भी तरह शादी करेंगे। 5-5 द ड्यूक एंड आई, शेरे फोल्कसन जॉय सी मिशेल 25 दिसंबर 2020। पूरी व्यवस्था से साइमन के अत्यधिक असंतोष के बावजूद डैफ्ने और साइमन ने एक विशेष विवाह लाइसेंस के लिए याचिका दायर की, लेकिन डैफ्ने द्वारा अपने भतीजे को अस्वीकार करने पर रानी की नाराजगी के कारण इनकार कर दिया गया। प्रिंस फ्रेडरिक ने समापन के लिए डैफ्ने का दौरा किया। एंथोनी ने सिएना की देखभाल करने का वादा किया है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी दोस्त, मामूली जेनेविव डेलाक्रोइक्स का दावा है कि उसने शहर छोड़ दिया है। जैसे जैसे फेदरिंगटन घर में पैसे की समस्या आ रही है, पेनेलोप को मरीना में कॉलिन की रुचि के प्रति और अधिक ईर्ष्या होने लगती है और वह मरीना के इरादों से सावधान हो जाती है। क्रेसिडा और डैफ्ने एक दूसरे का सामना करते हैं और डैफ्ने क्रेसिडा को भविष्य की डचेस को धमकी देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कलाकार सर हेनरी ग्रानविले ने बेनेडिक्ट को एक पार्टी में आमंत्रित किया है। लेडी फेदरिंगटन ने मरीना को कॉलिन का पीछा करना बंद करने का आदेश दिया, लेकिन मरीना ने उसे आश्वासन दिया कि उसके पास एक योजना है। साइमन और डैफ्ने ने रानी से शीघ्र विवाह की अपील की। किंग जॉर्ज के और अधिक अक्षम होने के साथ रानी साइमन द्वारा डैफ्ने के प्रति प्रेम की अचानक घोषणा और उससे शादी करने की भावुक अपील से प्रभावित हो गई। साइमन और डैफ्ने की शादी एक साधारण चर्च समारोह में हुई। उसे बहकाने की असफल कोशिश के बाद मरीना को शादी के रिसेप्शन में कॉलिन से एक प्रस्ताव मिलता है, लेकिन यह जानकर निराश हो जाती है कि वह लंबी सगाई की इच्छा रखता है। रानी एलोइस द्वारा लेडी व्हिसलडाउन की पहचान की जांच में दिलचस्पी लेती है। लेडी ब्रिजर्टन डैफ्ने को यह समझाने का प्रयास करती है कि उसकी शादी की रात क्या होगा, लेकिन उसके अस्पष्ट रूपक डैफ्ने को उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ देते हैं। साइमन के पारिवारिक घर क्लाइवेडन के रास्ते में वह और डैफ्ने एक सराय में रात बिताते हैं। अंततः डैफ्ने ने साइमन से उसके प्रति उसकी उदासीनता का सामना किया और उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि रानी के समक्ष उसके प्यार की घोषणा वास्तविक थी। डैफ्ने ने खुलासा किया कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है और डैफ्ने की जागरूकता की कमी के बावजूद यह जोड़ा अपनी शादी को संपन्न करता है। 6-6 स्विश जूली एनी रॉबिन्सन सारा डॉलार्ड 25 दिसंबर 2020। साइमन और डैफ्ने अपने हनीमून के लिए क्लाइवेडॉन पहुंचते हैं और रोमांटिक और यौन दोनों तरह से एक साथ काफी समय बिताते हैं। डैफ्ने को क्लाइवेडन की गृहस्वामी श्रीमती कोल्सन के साथ संबंध बनाने में कठिनाई होती है, जो प्रोटोकॉल का पालन करने में डैफ्ने की अरुचि से चुपचाप निराश हो जाती है। जैसे कि स्थानीय ग्रामीण तब होते हैं जब डैफ्ने मेले में स्वर प्रतियोगिता के विजेता का नाम बताने से इनकार कर देता है। कॉलिन ने मरीना के साथ अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे उसका परिवार और पेनेलोप निराश हो गए। पेनेलोप ने कॉलिन को यह बताकर उसका मन बदलने का प्रयास किया कि मरीना किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करती है, लेकिन वह इससे चिंतित नहीं है और मरीना को सुझाव देता है कि उन्हें स्कॉटलैंड की यात्रा करके योजना से पहले शादी कर लेनी चाहिए। साइमन ने यह सुनने के बाद अपना ध्यान किताबों की ओर लगाया कि उसके किराएदारों का किराया बढ़ गया है, जबकि डैफ्ने को बताया गया कि उसने विजेता स्वर का चयन न करके गांव को नाराज कर दिया, क्योंकि विजेता को क्लाइवेडन के आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना गया होता।
डैफ्ने श्रीमती कोल्सन से अपनी भूमिका के लिए मदद का अनुरोध करती हैं, जो उन्हें साइमन के पालनपोषण के बारे में और अधिक बताती है। पेनेलोप ने निष्कर्ष निकाला कि जॉर्ज का पत्र नकली था, लेकिन मरीना ने जॉर्ज से आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए कॉलिन से शादी करने का विकल्प चुना। कॉलिन के प्रति पेनेलोप की रक्षात्मकता मरीना को एहसास दिलाती है कि वह उससे प्यार करती है। वह स्पष्ट रूप से पेनेलोप की भावनाओं की निंदा करती है और उसे यह स्वीकार करने का निर्देश देती है कि कॉलिन उससे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वह मरीना से प्यार करता है, जिससे पेनेलोप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी महिला नौकरानी की मदद से डैफ्ने को पता चला कि अगर साइमन चाहे तो उसके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वह उसे गर्भवती करने से बचने के लिए जानबूझकर जल्दी वापस जा रहा है। बाद में साइमन के साथ यौन संबंध बनाते समय वह उसे पकड़ कर रखती है ताकि वह पीछे न हट सके, और बाद में उसका सामना करती है और उस पर बांझ होने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है। जैसे ही कॉलिन और मरीना भागने की तैयारी करते हैं, लेडी व्हिसलडाउन के नवीनतम प्रकाशन से पता चलता है कि मरीना लंदन पहुंचने से पहले से ही गर्भवती थी। साइमन और डैफ्ने का विवाद जारी है और डैफ्ने अपने भाई से जुड़े घोटाले को दूर करने में सहायता करने के लिए लंदन लौटने का फैसला करती है। साइमन स्वेच्छा से उसके साथ जुड़ता है, लेकिन अब वह डैफ्ने से अलग रहना चाहता है यदि उसके कोई बच्चा नहीं है। एलोइस ने लेडी व्हिसलडाउन की जांच जारी रखते हुए अपने पदार्पण की तैयारी शुरू कर दी। अब वह उसे फेदरिंगटन नाम को बहाल करने के लिए मनाने की इच्छा रखती है। डैफ्ने कॉलिन और मरीना के लिए एक व्यवस्थित बैठक की व्यवस्था करता है, जहां कॉलिन यह जानकर निराश हो जाता है कि मरीना अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। लेडी व्हिसलडाउन को उजागर करने में एलोइस की विफलता पर रानी चिड़चिड़ी हो जाती है और बाद में मरीना के घोटाले में उनकी भूमिका के कारण फेदरिंगटन को अपने लंच से बाहर निकाल देती है। लेडी डैम्बरी ने डैफ्ने को टन की विवाहित महिलाओं के साथ एक जीवंत पार्टी में आमंत्रित किया, जहां डैफ्ने सर जॉर्ज का पता लगाने की उम्मीद में एक जनरल की पत्नी की मदद लेती है। अपने कर्ज को चुकाने के लिए लॉर्ड फेदरिंगटन बॉक्सर विल मोन्ड्रिच से संपर्क करते हैं ताकि उन्हें अपनी अगली लड़ाई के लिए मना सकें। विल इस पर विचार करता है क्योंकि लॉर्ड फेदरिंगटन ने जो धन की पेशकश की है उससे उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। डैफ्ने को लेकर एंथोनी और साइमन के बीच मारपीट हो जाती है, जबकि डैफ्ने को पता चलता है कि साइमन ने अपने पिता से कसम खाई थी कि वह बच्चे पैदा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। एलोइस ने निष्कर्ष निकाला कि जेनेविव डेलाक्रोइक्स लेडी व्हिसलडाउन की असली पहचान के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार है। मरीना गर्भपात कराने का प्रयास करती है और पेनेलोप उसे बेहोश पाता है। ओपेरा में डैफ्ने को पता चलता है कि वह मासिक धर्म से गुजर रही है और इसलिए गर्भवती नहीं है। वह अपनी मां की गोद में साइमन के कान में रोती है। 8-8 बारिश के बाद एल्रिक रिले क्रिस वान डुसेन 25 दिसंबर 2020। सर फिलिप क्रेन मरीना को यह बताने के लिए आते हैं कि उनका भाई जॉर्ज युद्ध में मर गया और उसे एक आधा अधूरा पत्र देते हैं, जिससे पता चलता है कि जॉर्ज उससे शादी करना चाहता था। फिलिप ने खुद मरीना से शादी करने की पेशकश की, लेकिन उसने यह मानते हुए उसे ठुकरा दिया कि उसने अपनी गर्भावस्था समाप्त कर ली है। एलोइस जेनेवीव का सामना करता है और उसे लेडी व्हिसलडाउन मानते हुए गुप्त रूप से उसे फेदरिंगटन के पक्ष में लिखने के लिए मनाने की कोशिश करता है। डैफ्ने को लेडी डैम्बरी से साइमन के बचपन के बारे में पता चलता है और उसे वे पत्र मिलते हैं जो साइमन ने बचपन में अपने पिता को लिखे थे, जो कभी नहीं पढ़े गए थे। डैफ्ने के छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताने के बाद साइमन पुनर्विचार करता है कि वह क्या चाहता है। एंथोनी ने सिएना को डैफ्ने और साइमन के लंदन स्थित घर में एक समारोह के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विचार करने के बाद सिएना ने एंथोनी को सूचित किया कि वह अपने जीवन से संतुष्ट है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। विल के मुक्केबाजी मैच से पहले लॉर्ड फेदरिंगटन ने उसके खिलाफ बदनाम सट्टेबाजों के साथ दाव लगाया। विल लड़ाई हार जाता है और लॉर्ड फेदरिंगटन की जीत का आधा हिस्सा प्राप्त कर लेता है, जबकि बाद में उसके सहयोगियों द्वारा लॉर्ड फेदरिंगटन की हत्या कर दी जाती है। मरीना को पता चलता है कि वह अभी भी गर्भवती है और अंततः फिलिप से शादी करने के लिए लंदन चली जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेनेलोप कॉलिन से अपने प्यार का इजहार करने पर विचार कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने खुलासा किया कि वह ग्रीस जा रहा है और मरीना के बारे में उसे चेतावनी देने के लिए उसे धन्यवाद देती है। रानी के एजेंट लेडी व्हिसलडाउन को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एलोइस उसे संकेत दे देता है, जिससे वह भागने में सफल हो जाती है।
डैफ्ने द्वारा यह बताने के बाद कि वह साइमन के पिता के क्रूर व्यवहार के बारे में जानती है, गेंद के दौरान दोनों में सुलह हो जाती है। एंथोनी ने घोषणा की कि उसने शादी करने का फैसला किया है, लेकिन प्यार में पड़ने का उसका इरादा नहीं है। एलोइस को पता चलता है कि जेनेविव लेडी व्हिसलडाउन नहीं हो सकती क्योंकि वह फ्रांस के लिए रवाना हो गई है और लेखक को केवल पेनेलोप के रूप में दर्शकों के सामने प्रकट किया गया है। फ्लैश फॉरवर्ड में डैफ्ने और साइमन का पहला बच्चा, एक बेटा है। सीजन 2, 2022। सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है, उसके लिए द विस्काउंट हु लव्ड मी देखें। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज दिनांक 9/1, कैपिटल आर रेक, ट्रिसिया ब्रॉक, क्रिस वान डुसेन 25 मार्च 2022। एंथोनी एक पत्नी की तलाश शुरू कर देता है और तुरंत सीजन के सबसे योग्य कुंवारे लोगों में से एक बन जाता है। वह कई योग्य महिलाओं से मिलता है, लेकिन कोई भी संभावना उसे आकर्षित नहीं करती। एलोइस समाज में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन लेडी व्हिसलडाउन की स्कैंडल शीट की वापसी से रानी के सामने उसकी प्रस्तुति बाधित हो जाती है। सुबह की सवारी में एंथोनी की मुलाकात एक युवा महिला से होती है, जिसे बाद में पता चलता है कि वह मिस केट शर्मा है। लेडी डैम्बरी ने सीजन के लिए शर्मा परिवार को प्रायोजित किया है और केट और उसकी सौतेली मां लेडी मैरी का लक्ष्य मैरी की निपुण बेटी एडविना के लिए एक पति ढूंढना है। एडविना एक प्रेम विवाह चाहती है, लेकिन केट के विपरीत वह इस बात से अनजान है कि मैरी के कुलीन माता पिता ने इस शर्त पर पारिवारिक भाग्य तक पहुंच की पेशकश की है कि वह किसी सहकर्मी से शादी करेगी। केट ने एंथोनी को अन्य सज्जनों के एक समूह के सामने यह घोषणा करते हुए सुना कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह अपनी पत्नी से तब तक प्यार करता है जब तक वह सहमत है। रानी एडविना को सीजन का हीरा बताती है और एंथोनी उसे अपनी पत्नी बनाने का संकल्प करता है। इस बीच फेदरिंगटन के नए उत्तराधिकारी जैक के लंदन पहुंचने से पहले पोर्टिया अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को लेकर संघर्ष करती है। एडविना ने कई दावेदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और केट ने यह तय करने की जिम्मेदारी ली है कि एडविना किन लोगों से मिलेगी। एंथनी को निराशा हुई कि वह एंथनी द्वारा उसके साथ प्रेमालाप करने के सख्त खिलाफ है। कॉलिन अपनी यात्रा से लौट आता है, जबकि एलोइस एक बार फिर लेडी व्हिसलडाउन की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। यह जानने के बाद कि एडविना एक अन्य स्वामी के साथ घुड़दौड़ में होगी, एंथोनी अपने परिवार को ले जाता है और एडविना के साथ खुद को मिलाने में कामयाब होता है। रानी चार्लोट ने लेडी व्हिसलडाउन का भंडाफोड़ करने के लिए एडविना का इस्तेमाल करने की योजना बनाई और शर्मा परिवार को महल में आमंत्रित किया। बेनेडिक्ट कला का अध्ययन करने की संभावना का मनोरंजन करता है। एंथोनी ने लेडी डैम्बरी द्वारा आयोजित एक समारोह में अपने भाषण से एडविना को प्रभावित किया, जिससे केट काफी निराश हुई। मम डेलाक्रोइक्स ने पेनेलोप को बाजार में पकड़ लिया। 11/3 ए बी इन योर बोनट, एलेक्स पिल्लई सारा एल थॉम्पसन 25 मार्च 2022। 10 साल पहले के फ्लैशबैक में दिवंगत विस्काउंट एडमंड ब्रिजर्टन एंथोनी के साथ शिकार करने जाते हैं। जब वे घर वापस पहुंचे तो एडमंड को मधुमक्खी ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद के फ्लैशबैक में एडमंड की मृत्यु के बाद वायलेट के दुहक और एंथोनी को नया विस्काउंट बनने के लिए झेले गए दबाव को दर्शाया गया है। वर्तमान समय में ब्रिजर्टन अपने देश की संपत्ति में अपनी प्रतिष्ठित वार्षिक गेंद की तैयारी कर रहे हैं और एंथोनी ने शर्मा को पार्टी से पहले कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया है। केट और एडविना के साथ भाई बहन पैलमॉल का एक उत्साही खेल खेलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एंथोनी और केट जंगल में गेंदें निकालते समय अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। केट को निराशा हुई। एंथोनी ने एडविना को आकर्षित किया और डिनर पर प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी क्षण में पीछे हट गया। बेनेडिक्ट को रॉयल अकादमी स्कूलों में स्वीकार किया जाता है, जबकि एलोइस महिलाओं के अधिकारों में रुचि लेती है। इस डर से कि जैक क्रेसिडा काउपर से शादी करेगा और फेदरिंगटन महिलाओं को उनके घर से बाहर निकाल देगा, पोर्टिया ने प्रूडेंस से उसकी शादी कराने की साजिश रची। पेनेलोप ने ममी को भर्ती किया। डेलाक्रोइक्स लेडी व्हिसलडाउन योजना का हिस्सा बनेगी। ऑब्रे हॉल के बगीचे में केट को मधुमक्खी ने काट लिया, जिससे एंथोनी घबरा गया। दोनों लगभग चुंबन करते हैं। 12/4 विजय, एलेक्स पिल्लई, क्रिस वैन डुसेन और जेस ब्राउनेल 25 मार्च 2022। ब्रिजर्टन बॉल के लिए मेहमान ऑब्रे हॉल में पहुंचने लगे। उनके आपसी आकर्षण से अनजान एडविना केट को एंथोनी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह सोचकर कि केट की अस्वीकृति उसे प्रस्ताव देने से रोकती है। केट पुरुषों के साथ शिकार पर जाती है, जहां वह और एंथोनी एक और शारीरिक क्षण साझा करते हैं। कॉलिन मरीना, जो अब लेडी क्रेन है, से मिलने जाता है
और उसके नए पति से मिलता है। मरीना की शादी खुश नहीं है, लेकिन वह उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और अन्य लोग भी हैं जो उसके ध्यान के लायक हैं। डैफ्ने एडविना को जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि वह एंथोनी के लिए उपयुक्त है। पोर्टिया जैक और प्रूडेंस को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अकेले पकड़ने की व्यवस्था करती है, लेकिन जैक को पता चलता है कि वह गुप्त रूप से दरिद्र है और क्रेसिरा से उसके भाग्य के लिए शादी करने की योजना बना रहा था। डैफ्ने ने लाइब्रेरी में एंथोनी और केट को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और एंथोनी से अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहने का आग्रह किया। जैसे ही शर्मा लंदन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, एंथोनी एडविना को प्रस्ताव देते हैं और वह स्वीकार कर लेती है। 13.5 एक अकल्पनीय भाग्य, टॉम वेरिका एबी मैकडोनाल्ड 25 मार्च 2022। रानी चार्लोट ने एंथोनी और एडविना की सगाई को दिल से स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि शादी को प्रायोजित करने की पेशकश भी की। दोनों परिवार सैर पर जाते हैं। जब केट किसी दूसरे आदमी के साथ नाव की सवारी पर जाती है तो एंथोनी को ईर्ष्या होने लगती है। एलोइस समान अधिकारों के बारे में एक बैठक में भाग लेने के लिए ब्लूमसबरी में छिपता है और लेडी व्हिसलडाउन के प्रिंटर के सहायक थियो शार्प से मिलता है। मैरी के माता-पिता शेफील्ड एडविना से मिलने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन रात के खाने में वे मैरी और केट के लिए अवमानना प्रदर्शित करते हैं और उनकी व्यवस्था कि एडविना को एक रईस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए प्रकाश में आती है। तीनों शर्मा महिलाओं का बचाव करते हुए एंथोनी ने शेफील्ड्स को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन शादी जारी रखने में झिझक रहा है। केट ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया, भले ही वे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हों। यह जानने पर कि कई सज्जन जैक की खदानों में निवेश करने में रुचि रखते हैं, पोर्टिया ने उन्हें अपना पैसा लेने के लिए मना लिया। 14.6 विकल्प, टॉम वेरिका लूलू इग्बोक्वे 25 मार्च 2022। एंथोनी और एडविना की शादी की तैयारियां चल रही हैं। एडविना को लगता है कि एंथोनी उससे प्यार नहीं करता। डैफ्ने ने एंथोनी को इसे बंद करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केट एडविना को पहनने के लिए अपनी मां के कंगन देती है, लेकिन उसकी बहन उसे इसके बजाय उन्हें पहनने के लिए कहती है। शादी में केट और एंथोनी एक दूसरे को घूरने से खुद को रोक नहीं पाते। जब केट अपना कंगन वेदी पर गिराती है, एंथोनी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। एडविना को एहसास होता है कि उनके रिश्ते में कुछ और भी है और वह वेदी से भाग जाती है। क्रोधित रानी चार्लोट ने मेहमानों को बगीचे में रुकने के लिए कहा, जबकि एडविना ने खुद को शांत किया। केट एडविना को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है और एंथोनी पुष्टि करता है कि वह शादी का इरादा रखता है। आखिरकार एडविना ने फैसला किया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती। केट और एंथोनी चर्च में अकेले रह गए और चुंबन किया। अराजकता में लेडी डैम्बरी और वायलेट में सुलह हो जाती है। जैक संभावित व्यावसायिक संबंध बनाता है और एलोइस एक बार फिर थियो से मिलने का अवसर लेता है। 15.7 सद्भाव, चेरिल ड्यूनी ओलिवर गोल्डस्टिक 25 मार्च 2022। असफल विवाह के बाद ब्रिजर्टन और शर्मा लेडी डैम्बरी के साथ अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद तन से दूर हो गए हैं। क्वीन चार्लोट एलोइस पर लेडी व्हिसलडाउन होने का आरोप लगाती है और उसे सफाई पेश करने या अपने परिवार के लिए सजा का जोखिम उठाने के लिए 3 दिन का समय देती है। एलोइस ने पेनेलोप को यह बात बताई। उसकी रक्षा करने के प्रयास में पेनेलोप लिखती है कि एलोइस को राजनीतिक कट्टरपंथियों के साथ बेपरवाह मित्रता करते देखा गया है। यह खबर ब्रिजर्टन को और अधिक घोटाले में उलझा देती है और जिस गेंद की वे मेजबानी कर रहे हैं उस तक कोई नहीं पहुंचता है। कॉलिन जैक के साथ निवेश करने पर विचार करता है। केट और एंथोनी मैदान में एक गज़ेबो में एक साथ सोते हैं। अगले दिन एंथोनी केट से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह घोड़े पर सवार होकर चली गई है। एंथोनी घोड़े पर सवार होकर केट का बरसाती तूफान में पीछा करता है, लेकिन उसे घोड़े से गिरा दिया जाता है और वह बेहोश हो जाती है। एंथोनी उसे बुलाता है और उसके पास जाता है। आखिरी शॉट में वह गीली जमीन पर एक चट्टान के पास अपना सिर रखकर लेटी हुई दिखाई दे रही है। केट अभी भी बेहोश है और लेडी व्हिसलडाउन संदिग्ध रूप से शांत है। पोर्टिया ने जैक को परिवार की हालिया सफलताओं का जश्न मनाने के लिए एक गेंद की मेजबानी करने के लिए मना लिया और ब्रिजर्टन और शर्मा को आमंत्रित किया। जैक उनकी धोखाधड़ी का पता चलने से पहले दोबारा शुरुआत करने के लिए अमेरिका जाने पर विचार करता है। एलोइस ने थियो के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर ली जब पेनेलोप ने उसे झूठा बताया कि नौकर उनके बारे में गपशप कर रहे थे। बेनेडिक्ट को पता चला कि संभवतः एंथोनी के दान के कारण उसे अकादमी में स्वीकार किया गया था। केट कोमा से जागती है और एंथोनी उसे प्रस्ताव देता है,
लेकिन वह भारत लौटने की इच्छा का हवाला देते हुए मना कर देती है। एडविना केट के साथ मेल मिलाप करती है और उसे गेंद में भाग लेने के लिए मनाती है। पेनेलोप द्वारा दो मेहमानों के बारे में गपशप का एक टुकड़ा बताने के बाद एलोइस को पता चलता है कि वह लेडी व्हिसलडाउन है और दोनों बहस करते हैं, जिसके कारण एलोइस ने पेनेलोप के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। पोर्टिया जैक को चालू कर देती है और उसे वापस अमेरिका भेज देती है, जबकि जैक द्वारा एकत्र किए गए अधिकांश धन को अपने पास रख लेती है। पेनेलोप ने कॉलिन को अन्य सज्जनों से यह कहते हुए सुना कि वह उसके साथ कभी प्रेमालाप नहीं करेगा और उसके लंबे समय के क्रश द्वारा उसे अस्वीकार करने और एलोइस के साथ उसकी दोस्ती के खत्म होने के बारे में रोती है। केट और एंथोनी गेंद पर नृत्य करते हैं, लेकिन रानी यह दावा करके उनकी प्रतिष्ठा को बड़े करीने से बचाती है कि शादी रद्द करना उसका विचार था। एंथोनी और केट एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। पेनेलोप ने लेडी व्हिसलडाउन के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया। 6 महीने की यात्रा के बाद केट और एंथोनी, जो अब शादीशुदा हैं, ऑब्रे हॉल में पलमॉल के एक और खेल के लिए ब्रिजर्टन के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हुए। सीजन 3, 2024। सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है, उसके लिए रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन देखें। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक 7, निर्देशक टेलीप्ले द्वारा 8, मूल रिलीज दिनांक 6, भाग पहला। 17-1, छाया से बाहर, ट्रिसिया ब्रॉक जेस ब्राउनेल 16 मई 2024। कॉलिन विदेश से लौटता है और ढेर सारी महिलाओं को आकर्षित करता है, हालांकि पेनेलोप उसकी पिछली निर्दयी टिप्पणियों के कारण रोमांचित नहीं है। फ्रांसिस्का ब्रिजर्टन ने समाज में अपनी शुरुआत की है, हालांकि वह अपने भाई बहनों की तुलना में अधिक शर्मीली है और सामाजिक बवंडर के बीच अपने पियानो बजाने के लिए शांति के लिए तरसती है। इस बीच एलोइस बदल गई है और अब फैशन में रुचि रखती है और उसकी दोस्ती मतलबी लड़की क्रेसिडा से हो गई है। पेनेलोप के साथ अनबन के बाद वायलेट ब्रिजर्टन को निराशा हुई। लेडी व्हिसलडाउन की प्रशंसा के बावजूद क्वीन चार्लोट को नवोदित कलाकारों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लेडी पोर्टिया फेदरिंगटन अपनी बेटियों को उनकी संपत्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षित उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने में व्यस्त है। इस बीच पेनेलोप अपने परिवार द्वारा दबा हुआ महसूस करते हुए एक मेकओवर से गुजरती है। मोन्ड्रिच परिवार को अपने बेटे के लिए केंट के नए अर्ल के रूप में एक उपाधि मिलती है, जो अप्रत्याशित धन लाता है और उन्हें समाज में धकेलता है। डेम्बरी गेंद पर पेनेलोप का नया रूप ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन क्रेसिडा द्वारा आयोजित एक अपमानजनक घटना की ओर ले जाता है, जिससे पेनेलोप भाग जाता है और कॉलिन उसका पीछा करता है। वह माफी मांगने की कोशिश करता है, व्हिसलडाउन घोटाले से अनजान, जो उसने उसके बारे में लिखा था। बाद में कॉलिन पेनेलोप से माफी मांगता है और अपनी दोस्ती को सुधारते हुए उसे एक पति ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि पेनेलोप को व्हिसलडाउन के अपने कड़वे अंश के परिणाम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलिन स्कैंडलशीट लेखक को बेनकाब करने की कसम खाता है, जिससे उसकी गुप्त पहचान को खतरा होता है। 18-2, चांद कितना चमकीला है, ट्रिसिया ब्रॉक सारा एल थॉम्पसन 16 मई 2024। क्वीन चार्लोट लेडी व्हिसलडाउन की गपशप से अप्रभावित रहती हैं और सीजन का हीरा चुनने में अपना समय लेती हैं। जल्दबाजी करने के बजाय वह लड़कियों को खुद को प्रभावित करने देने का फैसला करती है, जिससे संभावित रूप से अराजकता पैदा हो सकती है। मोन्ड्रिच एक भव्य संपत्ति में चले जाते हैं, लेकिन अपने अलग शयनकक्षों और श्रीमती मोन्ड्रिच को विरासत में मिली पुरानी पोशाकों से नाखुश हैं। हालांकि वह उनमें फिट होने के लिए उन्हें बदलने की योजना बना रही है। लेडी डैम्बरी ब्रिजर्टन्स के साथ जानकारी साझा करती है और पोर्टिया फेदरिंगटन अपनी बेटियों से उनके वैवाहिक संबंधों के बारे में पूछताछ करती है। पेनेलोप और कॉलिन का रिश्ता एक आकर्षक पृष्ठभूमि का खुलासा करते हुए एक सैरगाह पर अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए छेड़खानी के पाठ के माध्यम से गहरा हो गया है। कॉलिन पेनेलोप को एक गेंद पर सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हास्यपूर्ण और अजीब क्षण सामने आते हैं। एलोइस ने गलती से कॉलिन और पेनेलोप की व्यवस्था को बहुत ज्यादा फैला दिया, जिससे एक घोटाला हुआ और कॉलिन और एलोइस के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। लेडी फेदरिंगटन अपनी बेटियों को यौन अंतर्दृष्टि और संपत्ति खोने से बचने के लिए उत्तराधिकारी कैसे पैदा किया जाए के बारे में निर्देश देती है। आगे के संदेह से बचने के लिए पेनेलोप व्हिसलडाउन में अपने बारे में लिखती है। पेनेलोप का आत्मसंदेह उसे कॉलिन से चुंबन के लिए कहने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक भावुक क्षण आता है जो गहरी भावनाओं का संकेत देता है। कॉलिन पेनेलोप के साथ अपने चुंबन के बारे में उत्तेजक सपने देखना जारी रखता है, जिससे उसकी अवचेतन भावनाओं का पता चलता है।
नाश्ते के समय कॉलिन ने पेनेलोप के बारे में पारिवारिक चर्चाओं के बावजूद अजीब तरह से उसके साथ किसी भी निकटता से इनकार कर दिया। गपशप में अपनी भूमिका से व्यथित होकर एलोइस व्हिसलडाउन के कठोर शब्दों के लिए माफी मांगने के लिए पेनेलोप से मिलने जाती है, लेकिन अंदर आने से इनकार कर देती है। एलोइस के समझाने पर पेनेलोप टहलने जाता है और कॉलिन का सामना करता है, जिससे एक असहज बातचीत शुरू हो जाती है, जहां पेनेलोप सुझाव देता है कि वे खुद से दूरी बना लें। एक पार्टी में पेनेलोप छिप जाता है, जबकि कॉलिन के दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसकी सराहना करते हैं। जब पेनेलोप लॉर्ड डेबलिंग के साथ जुड़ती है, तो कॉलिन को उलझन महसूस होती है, जो गपशप का विषय बनने के बारे में उसकी ईमानदारी की सराहना करता है। क्रेसिडा भी डेबलिंग का पीछा करती है, जिससे प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है। एक गर्म हवा के गुब्बारे की प्रदर्शनी में कॉलिन ने वीरतापूर्वक पेनेलोप को एक भागते हुए गुब्बारे से बचाया, लेकिन इसका श्रेय डेबलिंग को मिला, जिससे कॉलिन को काफी निराशा हुई। बाद में एक गेंद पर पेनेलोप की डेबलिंग के साथ उसके वास्तविक हितों के बारे में स्पष्ट बातचीत ने उसे प्रभावित किया। फ्रांसिस्का सज्जनों से तब मिलती है जब वे एक स्वागत योग्य मौन क्षण एक साथ साझा करते हैं। इस बीच वायलेट ब्रिजर्टन ने कॉलिन को प्यार के बारे में सलाह देते हुए संकेत दिया कि दोस्ती से रोमांस हो सकता है। वायलेट लेडी डैम्बरी के भाई से भी मिलती है, जो उससे मिलने आया है। बेनेडिक्ट एक खूबसूरत दहेज महिला लेडी टिली अर्नोल्ड से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है, जिसे वह आकस्मिक अंतरंगता के लिए चाहता है। कॉलिन पेनेलोप के पास जाने का प्रयास करता है, लेकिन डेबलिंग हस्तक्षेप करता है, जिससे कॉलिन निराश हो जाता है। चूंकि पेनेलोप अपनी सफलता का आनंद ले रही है, कॉलिन को उसकी भावनाओं का सामना करना होगा। 20/4 पुराने दोस्त एंड्रयू आहन लॉरेन गैम्बल 16 मई 2024। फेदरिंगटन परिवार के हस्तक्षेप के बावजूद डेबलिंग की पेनेलोप यात्रा सफल रही, जो अब उसके लाभप्रद मैच के कारण उसे अपने साथ पाकर अधिक खुश हैं। कॉलिन ब्रिजर्टन पेनेलोप के लिए अपनी भावनाओं से इनकार करना जारी रखता है, जबकि बेनेडिक्ट विधवा लेडी अर्नोल्ड के साथ अपनी कामुक मुठभेड़ जारी रखता है। लेडी डैम्बरी अपने भाई से परेशान है और रानी लेडी व्हिसलडाउन की अच्छी प्रेस से खुश है। एक रहस्यमय अतिथि लॉर्ड किलमार्टिन, एक अर्ल, वह सज्जन व्यक्ति जिसके साथ फ्रांसिस्का ने एक आरामदायक चुप्पी साझा की थी, कॉल करने आता है, जो फ्रांसिस्का ब्रिजर्टन को प्रसन्न करता है, लेकिन उसके परिवार को भ्रमित करता है, एक और प्रेमी की उम्मीद करता है। पेनेलोप बाद में डेबलिंग के साथ एक बड़े पुस्तकालय की यात्रा का आनंद लेती है, जो उसके बौद्धिक हितों की सराहना करता है। उनकी अनुकूलता के बावजूद पेनेलोप कॉलिन पर नजर रखता रहता है। डेबलिंग को प्रपोज करने में दिलचस्पी है, लेकिन उसे पेनेलोप की व्याकुलता का एहसास होता है। इस बीच अन्य महिलाओं की संगति में अरुचि महसूस करने के बाद कॉलिन को पेनेलोप के प्रति अपने स्नेह का एहसास होता है। फ्रांसिस्का की लॉर्ड किलमार्टिन के साथ एक अजीब मुठभेड़ होती है, जो बाद में उसे एक विचारशील उपहार देता है। एक गेंद पर पेनेलोप डेबलिंग के साथ नृत्य करती है, लेकिन कॉलिन उसे रोक देता है, जो उसे ठोस कारण बताए बिना डेबलिंग से शादी करने के खिलाफ चेतावनी देता है। कॉलिन के लिए पेनेलोप की भावनाओं को देखते हुए डेबलिंग ने प्रस्ताव न देने का फैसला किया। इससे पेनेलोप और उसकी मां पोर्टिया के बीच टकराव होता है। कॉलिन ने पेनेलोप के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसके बाद एक भावुक क्षण आया और उसने अपने परिवार के सामने अपनी सगाई की घोषणा की। भाग 2 21/5 टिक टॉक टीबीए अजिया स्क्वायर 13 जून 2024। 22/6 रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन टीबीए 13 जून 2024। 23/7 हाथ मिलाना टॉम वेरिका 9 गीतिका टंडन छिपकली 13 जून 2024। 24/8 प्रकाश में टॉम वेरिका 9 डैनियल रॉबिन्सन 13 जून 2024। उत्पादन विकास सीजन 1 ब्रिजर्टन के कार्यकारी निर्माता शोंडा राइम्स। 20 जुलाई 2018 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि शोंडा राइम्स अपनी प्रोडक्शन कंपनी शोंडालैंड के माध्यम से जूलिया क्विन द्वारा ब्रिजर्टन श्रृंखला के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों का स्क्रीन रूपांतरण तैयार करेगी, जबकि क्रिस वान डुसेन श्रोता के रूप में काम करेंगे। 10 क्विन ने द टैमरॉन हॉल शो में बताया कि जब उसने अपने एजेंट से सुना कि राइम्स को उसके उपन्यासों को अपनाने में दिलचस्पी है, तो वह लगभग बेहोश हो गई और तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई। 11 शो के सीजन 1 में द ड्यूक एंड आई को रूपांतरित किया गया, जो क्विन की श्रृंखला की पहली पुस्तक थी। वान डुसेन ने शोंडालैंड के एक लेख में कहा, मुझे लगता है कि पीरियड शो को थोड़ा पारंपरिक और रूढ़िवादी माना जाता है। ब्रिजर्टन के साथ
मैं एक पीरियड शो के बारे में जो कुछ भी मुझे पसंद था उसे लेना चाहता था और इसे कुछ ताजा, सामयिक और प्रासंगिक बनाना चाहता था। 12 सीजन 2 पहला सीजन प्रसारित होने से पहले शो पहले से ही दूसरे सीजन के लिए प्री प्रोडक्शन में था, जिसकी आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। 13-14 यह एंथनी पर केंद्रित है और द विस्काउंट हु लव्ड मी पुस्तक पर आधारित है। 15-14-13 अप्रैल 2021 को निर्माता वैन ड्यूसेन ने ट्विटर पर खुलासा किया कि श्रृंखला को तीसरे और चौथे सीजन के लिए भी नवीनीकृत किया गया था। 16-17 सीजन 3 पहले 2 सीजन के विपरीत, जो पुस्तक श्रृंखला के क्रम का अनुसरण करते थे, तीसरा सीजन कॉलिन पर केंद्रित होगा, जो क्विन के चौथे उपन्यास रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन पर आधारित है। 18 जेस ब्राउनेल तीसरे और चौथे सीजन के लिए लेखक और श्रोता के रूप में वैन ड्यूसेन की जगह लेंगे। उपन्यासों की श्रृंखला के विपरीत 21 ब्रिजर्टन नस्लीय रूप से एकीकृत लंदन के साथ एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित है, जहां रंगीन लोगटन के सदस्य हैं, कुछ के पास संप्रभु द्वारा दी गई उपाधियां हैं। निर्माता क्रिस वान डुसेन 1940 के दशक में क्वीन चार्लोट के अफ्रीकी वंश के दावों पर ऐतिहासिक बहस से प्रेरित थे। शो को एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित करने के लिए, जिसमें क्वीन चार्लोट की मिश्रित नस्ल विरासत न केवल अच्छी तरह से स्थापित थी बल्कि काले लोगों के लिए परिवर्तनकारी थी और इंग्लैंड में रंग के अन्य लोग। 22, 23, 24, 25 वैन डुसेन का कहना है कि श्रृंखला रंगंधा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि रंग और नस्ल पर कभी विचार नहीं किया गया, जबकि रंग और नस्ल शो का हिस्सा हैं। 26 सीजन 1 19 जून 2019 को जूली एंड्रयूज को लेडी व्हिसलडाउन के रूप में चुना गया, जिनकी आवाज ओवर श्रृंखला की अधिकांश गतिविधियों को समझाती है। 27 इसके अलावा फोबे डायनेवर और रेगेजीन पेज को जोनाथन बेली, गोल्डा रोशुवेल, ल्यूक न्यूटन, क्लाउडिया जेसी, निकोला कफलान, रूबी बार्कर, सबरीना बार्टलेट, रूथ जेमेल, एडजोआ एंडोह और पोली वॉकर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनीत 28 जुलाई के अंत में ल्यूक थॉम्पसन, विल टिलस्टन, फ्लोरेंस हंट और रूबी स्टोक्स को शेष 4 ब्रिजर्टन भाई बहनों के रूप में चुना गया। कलाकारों में बेन मिलर, बेसी कार्टर, एरियट कैंस, मार्टिन्स इम्हांगबे और लोरेन एशबोर्न शामिल थे। 29 सीजन 2 21 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि जोनाथन बेली एंथोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे और शो के द्वितीय सीजन का केंद्र होंगे। अगले महीने सिमोन एशले को केट की भूमिका के लिए चुना गया। 5 अप्रैल 2021 को चरित्र चंद्रन एडविना के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं। रूपर्ट यंग एक नया किरदार निभाने के लिए शामिल हुए। 31 शेली कॉन को केट की सौतेली माँ और एडविना की माँ मैरी के रूप में चुना गया था और कैलम लिंच को थियो शार्प के रूप में लिया गया। 28 मई 2021 को रूपर्ट इवांस ब्रिजर्टन परिवार के दिवंगत मुखिया एडमंड ब्रिजर्टन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 33 वापस आने के लिए कहे जाने के बावजूद पेज दूसरे सीजन के लिए नहीं लौटे, क्योंकि उन्होंने केवल 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और शो के बाहर अन्य अवसरों की तलाश करना चाहते थे। 35 सीजन 3 अप्रैल 2022 में बेली और एशले को विस्काउंट और विस्काउंटेस ब्रिजर्टन के रूप में तीसरे सीजन के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी, जिसमें वे इसी नाम के परिवार के मुखिया के रूप में अपने विवाहित जीवन और कर्तव्यों की खोज करेंगे। 36 अगले महीने हन्ना डोड को तीसरे सीजन के लिए रूबी स्टोक्स की जगह फ्रांसिस्का ब्रिजर्टन के रूप में चुना गया। लॉकवुड एंड कंपनी के साथ शेड्यूल संबंधी टकराव के कारण स्टोक्स शो से बाहर हो गए। 37 चंद्रन सीजन के लिए एडविना के रूप में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगी। 38 जुलाई 2022 में डैनियल फ्रांसिस, सैम फिलिप्स और जेम्स फून को तीसरे सीजन के लिए अज्ञात क्षमताओं में चुना गया था। 39 अक्टूबर 2022 में हन्ना न्यू लेडी टिली अर्नोल्ड के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं। 40 जनवरी 2023 में डायनेवर ने पुष्टि की कि वह तीसरे सीजन में दिखाई नहीं देंगी, लेकिन भविष्य में लौटने के लिए तैयार रहीं। 4 फिल्मांकन सीजन 1 मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में शुरू हुई और फरवरी 2020 के अंत में पूरी हुई। 41 ब्रिजर्टन को लंदन और बाथ 42 के साथ साथ इंग्लैंड के आसपास के विभिन्न एस्टेट और पार्कों में फिल्माया गया था। हालांकि यह श्रृंखला लंदन में होती है, अधिकांश सड़क दृश्य बाथ, यॉर्क और चैथम में फिल्माए गए थे।
विल्टन हाउस के मैदान का उपयोग हाइड पार्क के लिए किया गया था और सोमरली के मैदान का उपयोग हैम्पस्टेड हीथ के लिए किया गया था। बगीचे के दृश्य कोबम के पास पेंशिल और चैथम में कमिश्नर हाउस में फिल्माए गए। 43 रेंजर हाउस का उपयोग लंदन में ब्रिजर्टन परिवार के घर के बाहरी हिस्से के रूप में किया जाता है। फिल्मांकन स्थानों में ग्रीनविच में रेंजर हाउस, लंदन में ब्रिजर्टन हाउस के बाहरी हिस्से में खड़ा शामिल था। RAF हॉल्टन में हॉल्टन हाउस, ब्रिजर्टन हाउस इंटीरियर, फेदरिंगटन का इंटीरियर, विल्टन हाउस, साइमन हेस्टिग्स हाउस, क्लाइवेडन एस्टेट इंटीरियर, सेंट जेम्स पैलेस सिंहासन कक्ष, सायन हाउस और बैडमिंटन हाउस, हेस्टिग्स हाउस, कैसल हॉवर्ड, क्लाइवेडॉन एस्टेट, कोनिस्टोरपे, क्लाइवेडॉन गाव, हैम्पटन कोर्ट पैलेस और लैंकेस्टर हाउस, सेंट जेम्स पैलेस, होलबर्न संग्रहालय, लेडी डैम्बरी की संपत्ति, एटफील्ड हाउस, फेदरिंगटन का इंटीरियर, नंबर 1 रॉयल क्रिसेंट, ग्रोसवेनर स्क्वायर, क्वींस हाउस और समरली, समरसेट हाउस और वकील कोर्ट, कोचिंग सराय। 44-45 वॉक्सहॉल प्लेजर गार्डन अब अपनी संपूर्णता में मौजूद नहीं है। प्रोडक्शन टीम ने कैसल हॉवर्ड और स्टोव पार्क के साथ शेष हिस्सों को मिलाकर लेडी डैम्बरी की गेंद के लिए इसे फिर से बनाया। गिल्डहॉल, बाथ के भोज कक्ष का उपयोग एक अन्य गेंद के साथ साथ समरसेट में लेह कोर्ट के ग्रेट हॉल के लिए किया गया था। 46 एंथोनी ब्रिजर्टन और साइमन बेसेट मध्य लंदन के पाल मॉल में वास्तविक जीवन के रिफॉर्म क्लब में मिलते हैं। 47 वह दृश्य जिसमें लेडी फेदरिंगटन मरीना को झुग्गियों में ले जाती है, केंट के चैथम डॉकयार्ड में फिल्माया गया था। टेडिंगटन में नॉर्मन्सफील्ड थिएटर के अलावा यहां बॉक्सिंग दृश्य भी फिल्माए गए थे। थिएटर के दृश्य हैकनी एम्पायर में फिल्माए गए थे। बाथ में एक कैफे, पिकल ग्रीन्स को मोडिस्ट शॉप की साइट के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ट्रिम स्ट्रीट पर नंबर 5 स्टोर पर बाथरूम गुंटर की चाय की दुकान की साइट बन गया। 48 पोशाक का नेतृत्व एलेन मिरोजनिक ने किया था और इसमें 200 से अधिक लोग शामिल थे और 5000 पोशाकें बनाने के लिए 5 महीने की तैयारी की गई थी। 49 दूसरे सीजन का निर्माण मार्च 2021 में शुरू हुआ। 50 मई 2021 में यह बताया गया कि विंडसर और मेडेनहेड के रॉयल बरो ने शाही मंजूरी के बावजूद विंडसर के पास सनिंगहिल पार्क में दूसरे सीजन के लिए फिल्म सेट बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 51 15 जुलाई 2021 को दूसरे सीजन का उत्पादन 24 घंटे के लिए रोक दिया गया था जब चालक दल के एक सदस्य ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, लेकिन अगले दिन फिर से शुरू हो गया। हालांकि 17 जुलाई को दूसरे सकारात्मक परीक्षण के बाद उत्पादन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। 52 उत्पादन अगस्त 2021 में फिर से शुरू हुआ। 53 दूसरे सीजन का उत्पादन 20 नवंबर 2021 को पूरा हुआ। 54 सीजन 2 के लिए नए फिल्मांकन स्थानों में रॉथम पार्क, ब्रिजर्टन के देश के घर ऑब्रे हॉल के लिए खड़ा शामिल है, वेस्ट वायकोम्बे पार्क, ऑब्रे हॉल इंटीरियर और क्रेन एस्टेट, रेस्ट पार्क, इविंगहो बीकन और एशरिज, ऑरेंजरी और ऑब्रे हॉल मैदान, रॉयल काउंटी ऑफ बर्कशायर पोलो क्लब, रॉयल एस्कॉट, ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, विंडसर ग्रेट पार्क, जंगल के दृश्य, गोल्डस्मिथ्स हॉल, बकिंघम महल सिंहासन कक्ष और विल्टन का संगीत हॉल, नारीवादी बैठक स्थल। असली सेंट जेम्स चर्च श्रृंखला में है। पेटवर्थ हाउस में कला प्रदर्शन का उपयोग संग्रहालय के दृश्य के लिए किया गया था, जिसमें रॉयल आर्टिलरी बैरक को बाहरी हिस्से के रूप में उपयोग किया गया था। अंतिम गेंद को बेसिल्डन पार्क में फिल्माया गया था। 55 सीजन 3 तीसरे सीजन की प्रमुख फोटोग्राफी जुलाई 2022 में शुरू हुई और मार्च 2023 में समाप्त हुई। 56 सीजन 3 में ब्रिजर्टन के लिए नए फिल्मांकन स्थानों में क्लेडन हाउस, स्क्वेरीज कोर्ट, गार्डन पार्टी के दृश्य, ग्रिम्सथोर्पे कैसल, हॉकिंस निवास, बेसिल्डन पार्क, अर्नोल्ड निवास और ब्लेनहेम पैलेस, बकिंघम हाउस के लिए खड़े शामिल हैं। 57 संगीत अधिक जानकारी ब्रिजर्टन का संगीत। अमेरिकी संगीतकार और पियानोवादक क्रिस बोवर्स ने श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया और उसे व्यवस्थित किया। बोवर्स ने पहले सीजन का साउंड ट्रैक लिखा और संगीतबद्ध किया, जिसमें 19 गाने थे। संगीतकारों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने होम स्टूडियो से दूर से स्कोर रिकॉर्ड किया। 58 सीजन 1 पहले सीजन में समकालीन लोकप्रिय संगीत के ऑर्केस्ट्रा कवर शामिल थे, जिसके बारे में निर्देशक और कार्यकारी निर्माता जूली एनी रॉबिन्सन ने कहा कि यह 2001 की फिल्म ए नाइट्स टेल में क्लासिक रॉक गीतों के उपयोग से प्रेरित था। 59
विशेष रूप से प्रदर्शित गानों में एरियाना ग्रांडे का थैंक यू, नेक्स्ट, मरून 5 का गर्ल्स लाइक यू, शॉन मेंडेस का इन माई ब्लड और बिली इलिश का बैड गाय, ये चारों शामिल हैं। विटामिन स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसमें बोवर्स द्वारा प्रस्तुत सेलेस्टे का स्ट्रेंज और डोमो द्वारा प्रस्तुत टेलर स्विफ्ट का वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी शामिल है। 58 बोवर्स में शास्त्रीय संगीत की आधुनिक व्याख्याएं भी शामिल हैं, जैसे पीटर ग्रेगसन के डी मेजर में बाख का सेलो सूट नंबर 6, पीटर ग्रेगसन द्वारा पुनर्निर्मित बाख द सेलो सूट, और मैक्स रिक्टर से विवाल्डी का द फोर सीजन्स, मैक्स रिक्टर द्वारा पुनर्निर्मित विवाल्डी द फोर सीजन्स। 60 पहले सीजन में जेपॉल्ड का द एंड भी शामिल था, जिसमें स्विंगी मेलोडी लेकिन गहन गीत हैं। 61 सीजन 2 दूसरे सीजन में कवर में विटामिन स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा निर्वाण की स्टे अवे और रॉबिन की डांसिंग ऑन माई ओन, मैडोना की मटेरियल गर्ल फिल्म के साउंड ट्रैक से कभी खुशी कभी गम शामिल है। एक ही नाम और बोवर्स द्वारा केल्विन हैरिस का हाउ डीप इज योर लव। इसके अलावा एलानिस मोरिस्टेट की यू ओक्टा नो और डोमो की पिंक की व्हाट अबाउट अस, स्टीव हॉर्नर की है एरी स्टाइल्स की साइन ऑफ द टाइम्स, हन्ना वी और जो रोडवेल की रिहाना की डायमंड्स और शामिल हैं। मिडनाइट स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा माइली साइरस की रेकिंग बॉल। 62 शो को बढ़ावा देने के लिए मोरिसेट एक वीडियो में डोमो के साथ यू ओक्टा नो का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। सीजन 2 के संगीत पर चर्चा करते समय संगीत पर्यवेक्षक जस्टिन क्रैम्प्स ने बताया कि यहां तक कि इन गीतों के लिए, जो कि सिर्फ विशाल गीत हैं जिन्हें हर कोई जानता है, एक वाद्य संस्करण अभी भी नई जान फूंकता है और उन्हें नए दर्शकों के सामने लाता है, और एक अलग तरीके से पॉप वह जगह है जहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह शो की शैली में फिट बैठता है और इसमें अक्सर इन सुपर फचाने योग्य गीतों का उपयोग किया जाता है जो बहुत अधिक आनंद जोड़ते हैं, जो सामान्य तौर पर पॉप करता है। 63 रिलीज सीजन 1 ब्रिजर्टन के पहले सीजन के 8 एपिसोड 25 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगे। 64, 65, 66 सीजन 2 नेटफ्लिक्स के सितंबर 2021 टुडम एक्सटेंडेड टैलेंट पैनल के दौरान प्रसारित सीजन 2 के एक दृश्य का पूर्वावलोकन। 67 जिसके बाद फर्स्ट लुक स्टिल आया। 68 14 फरवरी 2022 को दूसरे सीजन का पहला टीजर ट्रेलर जारी किया गया। 69 सीजन के 8 एपिसोड 25 मार्च 2022 को रिलीज होने से पहले 22 मार्च 2022 को लंदन, इंग्लैंड में टेट मॉडर्न में एक विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया था। 70 प्रशंसित वेस्ट एंड प्ले कॉक में मुख्य भूमिका के रूप में 3 महीने की प्रतिबद्धता के कारण जोनाथन बेली शो के प्रचार के हिस्से के रूप में प्रेस, टॉक शो, FYC इवेंट और यहां तक कि मेट गाला से चूक गए थे। 71 सीजन 3 27 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि 82 मिलियन परिवारों ने सीजन के कम से कम 2 मिनट देखे हैं, यानी 625 मिलियन घंटे देखे गए हैं। यह अपने प्रीमियर के समय सेवा पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूल श्रृंखला थी। 104, 105, 106 अक्टूबर 2021 में स्क्विड गेम से आगे निकलने से पहले। 107 वैरायटी की कैरोलिन फ्रैम्के ने इस विशाल दर्शक संख्या को जिम्मेदार ठहराया। एक बिल्कुल सही समय पर प्रीमियर 2020 का क्रिसमस दिवस का सही तूफान, जो कि कोविड के पहले भयानक वर्ष के बाद मूर्खतापूर्ण और सेक्सी मनोरंजन प्रदान करता है। 108 सीजन 2 का प्रीमियर 25 मार्च 2022 को हुआ और मंच पर 92 देशों में नंबर 1 पर शुरुआत हुई। नीलसन मीडिया रिसर्च के अनुसार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीविजन स्क्रीन पर 3 सप्ताह तक सबसे अधिक देखा जाने वाला शो भी था। 92 सीजन 2 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 193 मिलियन व्यूइंग घंटे अर्जित किए, जो उस समय किसी भी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स श्रृंखला के लिए सबसे अधिक ओपनिंग थी। 109 28 मार्च से 3 अप्रैल तक 251.74 मिलियन घंटे देखने के साथ इसने उस समय एक सप्ताह में सबसे अधिक देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की श्रृंखला का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले सीजन ने नेटफ्लिक्स के शीर्ष 10 में दूसरे स्थान पर फिर से प्रवेश किया। 110 19 अप्रैल तक ब्रिजर्टन का दूसरा सीजन 25 मार्च 2022 को लॉन्च होने के बाद से 627.11 मिलियन घंटों के साथ नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला के रूप में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल गया था। 111
28 दिनों में यह देखने की संख्या 656.16 मिलियन हो गई। 112 नीलसन मीडिया रिसर्च ने सीजन 2 की उपलब्धता के पहले 3 दिनों में संयुक्त राज्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखे गए 2.55 बिलियन मिनट 21 मार्च के सप्ताह के सभी स्ट्रीमर के मुकाबले दोगुना का विश्लेषण करते हुए ब्रिजर्टन के दर्शकों को विविध और व्यापक बताया। फर्म ने पाया कि दर्शकों में से 1/3 हिस्पैनिक या अफ्रीकी अमेरिकी थे और लोकप्रियता में 18 से 34, 35 से 49 और 50 से 64 आयु समूहों में प्रत्येक 25% पर एक समान विभाजन था। एकमात्र अपवाद लैंगिक समानता थी, जिसमें 76% दर्शकों के महिला होने की सूचना थी। 113, 114 अपने दूसरे सप्ताह में इसने चार्ट के शीर्ष पर 3.2 अरब मिनट देखे। 115, 1.6 बिलियन मिनट देखे जाने के साथ यह तीसरे सप्ताह चार्ट में शीर्ष पर रहा। श्रृंखला से प्रभावित या लोकप्रिय बनाए गए फैशन और इंटीरियर डिजाइन रुझानों को रीजेंसी कोर या ब्रिजर्टन प्रभाव करार दिया गया है। 144 लिस्ट ने श्रृंखला के प्रीमियर के बाद कोर्सेट, हेडपीस और कोहनी लंबाई वाले दस्ताने जैसी वस्तुओं की खोज में वृद्धि की सूचना दी। श्रृंखला की मुख्य नायिकाएं डैफ्ने और केट भी क्रमशः आसमानी नीले और बकाइन रंगों की लोकप्रियता से जुड़ी थीं। 145, 146 2021 में अबीगैल बार्लो और एमिली बियर ने द अनऑफिशियल ब्रिजर्टन म्यूजिकल नामक श्रृंखला के सीजन 1 में पात्रों और स्थितियों पर आधारित एक कॉन्सेप्ट एल्बम लिखा, जिसने सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल थिएटर एल्बम के लिए 2022 ग्रैमी अवार्ड जीता। 147, 148 दोनों ने जुलाई 2022 में कैनेडी सेंटर में लाइव कॉन्सर्ट में एल्बम के गाने प्रस्तुत किए। 149 नेटफ्लिक्स ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। 150 दूसरे सीजन में बजने के लिए वाशिंगटन डीसी, शिकागो, मॉन्ट्रियल और लॉस एंजल्स में एक आधिकारिक क्वींस बॉल आयोजित की गई थी। 151 इसी तरह के कार्यक्रम और अनुभव लंदन और जोहान्सबर्ग में हुए थे। 152, 153 ब्लूमिंगडेल ने ब्रिजर्टन थीम वाले पॉपअप संग्रह और चाय बार को एक साथ रखा है, जो पहली बार अमेरिका में अपनी 59वीं स्ट्रीट विंडो में श्रृंखला की वास्तविक पोशाकें प्रदर्शित कर रहा है। 154 सीजन 2 में मुख्य पात्रों को पैलमॉल खेलते हुए दिखाया गया, एक लॉन गेम जिसे क्रोकेट का अग्रदूत माना जाता है। खुदरा विक्रेता जॉन लुइस ने क्रोकेट सेट की बिक्री में 90% की वृद्धि दर्ज की। 155 सीजन 2 के प्रीमियर के बाद इंटरनेट खोजों और टियारा और कोर्सेट की खरीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 156, 157 इंग्लैंड के आसपास के आलीशान घरों में रुचि और आगंतुकों में वृद्धि देखी गई। रेंजर्स हाउस के बारे में इंग्लिश हेरिटेज के क्रिस स्मॉल ने कहा, 2020 में ब्रिजर्टन के लॉन्च के बाद से हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले इस साइट से अनजान थे और उन्हें यहां आने के लिए प्रेरित किया। 158 श्रृंखला के फिल्मांकन स्थानों के पैदल दौरे भी बनाए गए हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स द्वारा एक आधिकारिक यात्रा भी शामिल है। 159, 160 कैसल हॉवर्ड ने मई 2022 में स्क्रीन पर कैसल हॉवर्ड फ्रॉम ब्रिजहेड टू ब्रिजर्टन नामक एक प्रदर्शनी खोली। 161 22 मई 2022 को द सिम्पसंस के 33वें सीजन के समापन एपिसोड में मार्ज और उसके दोस्तों को एक लेडी व्हिसलडाउन साउंडिंग नैरेटर के साथ टनल्टन नामक एक पीरियड ड्रामा देखते हुए दिखाया गया। 162 और एक पात्र एंथोनी की तरह एक झील से भीगता हुआ निकल रहा था। दूसरे सीजन का 5वां एपिसोड। 163, 164 ऐतिहासिक अशुद्धियां थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित रानी चार्लोट का एक चित्र। क्रिस वान डुसेन ने कहा है कि शो एक पुनर्कल्पित दुनिया है, हम कोई इतिहास का पाठ नहीं है, यह एक वृत्तचित्र नहीं है। शो के साथ हम वास्तव में जो कर रहे हैं वह इतिहास और कल्पना का विवाह है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही रोमांचक तरीका है। एक दृष्टिकोण जो हमने अपनाया वह दौड़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। 165 हालांकि ब्रिजर्टन रीजेंसी युग के दौरान घटित होता है, वैन ड्यूसेन का कहना है कि यह अंततः इतिहास का सबक नहीं है। 166 ब्रिजर्टन परिवार, लेडी व्हिसलडाउन और शो के अधिकांश अन्य पात्र काल्पनिक हैं। 167, 168, 165 इस सिद्धांत को कि रानी चार्लोट की वंशावली अफ्रीकी रही होगी, अधिकांश विद्वानों ने इसे एक अनैतिहासिक दावा कहा है। 169, 170, 171 इनसाइडर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में
अमेरिकी इतिहासकार मार्लिन कोएनिग ने कहा कि शो में रीजेंसी युग के लंदन का प्रतिनिधित्व वास्तविकता की तुलना में अधिक विविध था। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द का अर्थ विविधता है, उस अवधि के दौरान ब्रिटेन में अस्तित्व में नहीं था। 171 पहले सीजन में इस्तेमाल किए गए कुछ शास्त्रीय संगीत के टुकड़ों की रचना 1813 के बाद में की गई थी, जो कि पहले सीजन का वर्ष था। उदाहरणों में दिमित्री शोस्ताकोविच का सुइट फॉर वैरायटी ऑर्केस्ट्रा शामिल है, जो 1956 के कुछ समय बाद लिखा गया था, और जैक्स ऑफेनबैक के 1881 के ओपेरा द टेल्स ऑफ हॉफमैन से बेले नुइट ओ नुइट डी अमोर। 60 इतिहासकारों ने कपड़ों में अशुद्धियों की ओर इशारा किया है, जैसे शो में सहायक अंडरगारमेंट्स के बजाय समाज में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को दर्शाने के लिए कोर्सेट का उपयोग किया गया था, जिन्हें रीजेंसी युग में माना जाता था। 172 सीजन 1 के एक दृश्य में डाफने को कोर्सेट से अपनी पीठ पर चोट के निशान के साथ देखा गया है। हालांकि उस समय इसे रोकने के लिए इसके नीचे कमीज पहनना आम बात थी। 173 शो में दिखाई देने वाले कपड़े और पैटर्न उस ऐतिहासिक काल में इस्तेमाल किए गए कपड़े और पैटर्न की तुलना में बहुत आधुनिक हैं, जिसमें घटनाएं होने वाली हैं। 174 अन्य ऐतिहासिक अशुद्धियों में शो के भीतर मौजूद बोनट की कमी और कपड़ों और रंगों की समकालीन शैली शामिल है। हालांकि कपड़ों के संबंध में शो की अधिकांश ऐतिहासिक गलतियां जानबूझकर की गई हैं। यह शो रीजेंसी युग के सटीक चित्रण को नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जो ऐतिहासिक कल्पना की सीमा पर है। 175 यह शो रीजेंसी युग के नाटकीय रूपांतरण को दर्शाता है, जहां शो रीजेंसी समय में निहित है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। पूरे शो में एक बार बार दोहराया जाने वाला विषय लिंग है, विशेषकर ब्रिटिश उच्च समाज में महिलाओं की भूमिका। क्रिस वान डुसेन ने शो का उद्देश्य पिछले 200 वर्षों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सब कुछ कैसे बदल गया है और कुछ भी नहीं बदला है, इस बारे में एक चालू आधुनिक टिप्पणी करना है। 176 प्रत्येक वर्ष के सामाजिक सीजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए डैफ्ने, केट और अन्य महिलाएं अपने लिए रखी गई सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। डैफ्ने ब्रिजर्टन अपने सीजन की रानी का हीरा प्रेम विवाह करते हुए भी समाज में अपनी उच्च प्रतिष्ठा बनाए रखने और बर्बादी से बचने के लिए लड़ती है। केट शर्मा, जिसे शादी करने के लिए बहुत बूढ़ी माना जाता है, उच्च समाज में अपने परिवार का स्थान फिर से हासिल करने का प्रयास करती है, क्योंकि वह अपनी बहन एडविना की शादी अच्छी तरह से करने की कोशिश करती है। एलोइस ब्रिजर्टन को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अधिक सार्थक जीवन जीना चाहती है, लेकिन खुद को राजनीतिक रूप से अधिक शामिल पाती है। दूसरी ओर पुरुषों को अक्सर अपनी प्रतिष्ठा पर कम जोखिम का सामना करना पड़ता है। एंथोनी को यह कहते हुए सुनने के बाद कि वह एक अधिक मिलनसार पत्नी चाहता है, केट ने महिलाओं के प्रति उसके दृष्टिकोण पर उसका सामना किया और तर्क दिया कि महिलाओं के लिए एंथनी के उच्च मानक उसके खुद के लिए बनाए गए मानकों से मेल नहीं खाते हैं। 177 दौर शो में एक उल्लेखनीय आधुनिक मोड़ पात्रों की विविध भूमिका है। स्रोत उपन्यासों से हटकर वैन ड्यूसेन ने शो में नस्लीय समानता को बुनने के लिए क्वीन चार्लोट को केंद्रबिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। 176 रानी चार्लोट को एक अश्वेत महिला के रूप में पेश करते हुए वान डुसेन बताते हैं, क्या वह अपनी शक्ति का उपयोग समाज में अन्य रंग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कर सकती थी? क्या वह उन्हें उपाधियां और भूमि और ड्यूकडॉम दे सकती थी? 178 जब साइमन बेसेट ने डैफ्ने ब्रिजर्टन को आगे बढ़ाने के विचार को खारिज कर दिया, तो लेडी डैनबरी ने क्वीन चार्लोट और किंग जॉर्ज का उदाहरण देते हुए बताया कि प्यार ने सभी को जीत लिया है, कि कैसे उनकी शादी ने समाज को बदल दिया था। 179 हालांकि साइमन ने इस बात का भी प्रतिवाद किया है कि भले ही रानी चार्लोट वर्तमान में सत्ता में है, अश्वेत प्रगति नाजुक है और जो भी श्वेत राजा प्रभारी है उसकी सनक पर निर्भर है। 178 साहित्य की शक्ति ब्रिजर्टन ने लिखित शब्द की शक्ति की भी खोज की है, जिसमें लेडी व्हिसलडाउन जैसे लेखकों का अपने सोसाइटी पेपर्स के साथ सामाजिक सीजन पर अत्यधिक प्रभाव है। जिस तरह से मीडिया जनता की राय को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, उसी तरह वैन ड्यूसन का बयान है कि सोशल मीडिया एक तरह से आधुनिक समय का कोर्सेट है। 176 पूरे शो के दौरान लेडी व्हिसलडाउन ने सोसाइटी पेपर्स जारी किए जो सामाजिक सीजन के दौरान उल्लेखनीय हस्तियों पर टिप्पणी करते हैं, चाहे वह उनकी प्रशंसा करना हो या उनके रहस्यों को उजागर करना हो। पैम्फलेट का प्रभाव स्वयं रानी चार्लोट को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, जो सोसाइटी पेपर्स को बंद करने के लिए उनके लेखक को ढूंढना चाहती हैं।
180 सीमित प्रीक्वल श्रृंखला। मुख्य लेख क्वीन चार्लोट ए ब्रिजर्टन स्टोरी। मई 2021 में नेटफ्लिक्स ने युवा क्वीन चार्लोट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शोंडालैंड से एक सीमित प्रीक्वल श्रृंखला का आदेश दिया, एक ऐसा चरित्र जो ब्रिजर्टन उपन्यासों में दिखाई नहीं देता है। राइम्स ने स्पिन ऑफ लिखा और बेट्सी बियर्स और टॉम वेरिका के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 19 रोशुवेल, एंडो, जेमेल और फ्लीट ने अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जबकि इंडिया अमार्टिफियो, मिशेल फेयरली, कोरी माइल क्रिएस्ट और आर्सेमा थॉमस को कास्ट किया गया। 181 साथ में कोनी जेनकिंस ग्रेग, जिन्होंने युवा वायलेट की भूमिका निभाई। 182 राइम्स और क्विन द्वारा लिखित श्रृंखला का एक नया संस्करण 2023 में एवन बुक्स द्वारा जारी किया गया था। 183 अप्रैल 2022 में सेट पर अपमानजनक व्यवहार और धमकाने के आरोपों के बाद प्रोडक्शन डिजाइनर डेव एरोस्मिथ को श्रृंखला से निकाल दिया गया था। 185 सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि क्वीन चार्लोट ए ब्रिजर्टन स्टोरी श्रृंखला का शीर्षक होगा और पहला लुक जारी किया। 186 संदर्भ। दोस्तों बात की जाए इस सीरीज़ की तो ये नेटफ्लिक्स स्पेशल सीरीज़ है और 2016 से एक तरह से ये चलती आ रही है। अभी हाल ही के अंदर इसका एक तरह से सेक्शन 3 का पार्ट 1 हमें देखने को मिला है। टोटल मिलाकर अब इसके अंदर 3 सेक्शन मिलाकर अब तक 20 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। बाकी इसका पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द, उसके बारे में मैं आपको अपडेट बता ही चुका हूँ। बाकी आगे सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को एक तरह से लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी एक तरह से पहले भी बता दी और अभी थोड़ी और जानकारी मैंने आपको बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।